हे ऑल, कैसे हो आप और क्या चल रहा है। आई होप आप लोग ठीक होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा है वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम आप सबने सुन रखा होगा। इसमें क्या होता है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है बहुत सारे मेम्ब्रेन लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दिखने में ट्यूब लाइक दिखते हैं, ट्यूब जैसा लगता है देखने में वो, इसीलिए हम लोग उसे सिंपली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है ये इट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होते हैं। इट एग्जिस्ट एज फ्लैटेंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी, अनब्रांच ट्यूब्यूल्स एंड ओवल वेसाइकल्स। इसमें क्या होता है? सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, जो एक फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। कुछ अनब्रांच ट्यूब्यूल्स होते हैं और ओवल वेसाइकल प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। इसमें आता है पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर ऊपर से देखने पे हमें थोड़ा रफ दिखता है। उस रफ अपीयरेंस की वजह से ही हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए और इसे याद रखिएगा। ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसके बाद आता है इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। सॉरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो हेल्प करती है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में। एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर होता है और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज़, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। माइक्रोबॉडीज़ के फॉर्मेशन में तो ये हेल्प करती ही है, साथ में जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। तो ये भी एक बहुत It helps in the formation of microbodies, nuclear membrane and Golgi complex। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोबॉडीज़ के फॉर्मेशन में तो हेल्प करती ही है, साथ में जो हमारा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है विच इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये जो सेल से मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट सेल में प्रेजेंट होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करती है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं विच इज़ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कर्व फ्लैटेंड प्लेट्स लाइक कंपार्टमेंट होता है जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। कॉमनली इसे हम क्या कहते हैं? पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल। पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फंक्शन ही कुछ ऐसा है। तो
गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, इट स्टोर्स द प्रोडक्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भी प्रोडक्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसिस करती है, तो उसका जो भी प्रोडक्ट होता है उसको स्टोर करके रखने का काम कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए इसको पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट आके स्टोर रहते हैं। और सेकेंड इसका फंक्शन होता है, इट प्रोड्यूस लाइसोसोम्स। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है बट द करेक्ट वर्ड इज़ प्रोड्यूस। तो ये क्या करती है, इट प्रोड्यूस लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है। राइबोसोम्स को कौन प्रोड्यूस कर रहा था, राइबोसोम्स को प्रोड्यूस कर रहे थे गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके रफ सरफेस पे हमें राइबोसोम स्ट्रक्चर प्रेजेंट मिलते हैं। उसी तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या करता है, लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन करता है। इसका थर्ड फंक्शन होता है, इट सिक्रीट्स वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड सेल वॉल मटेरियल्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है, हार्मोन्स सिक्रीट करता है और सेल वॉल मटेरियल्स को भी सिक्रीट करता है। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया हम सबका फेवरेट स्ट्रक्चर होता है। हम लोग एक लाइन हमेशा बोलते रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, एक स्फेरिकल या फिर रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है। इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। और इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। इसमें इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। ओके, फिर होता है इनर मेम्ब्रेन में कुछ स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पे ऐसे कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद ग्रैनुलर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में एक ग्रैनुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ग्रैन्युलर मतलब दानेदार स्ट्रक्चर, ऐसे दाने दाने लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, आरएनए होता है, 80 राइबोसोम होता है, प्रोटीन होती है, एंजाइम और लिपिड होता है। ठीक, उसके बाद आता है इसके फंक्शन पे। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या क्या फंक्शन होता है, इट सिंथेसाइज एंड स्टोर एनर्जी। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है और स्टोर करके रखता है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल होता है एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, एटीपी। इसी वजह से एटीपी की प्रेजेंस की वजह से ही हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि सेल्स को जो भी एनर्जी मिलती है, जो भी काम करने को एनर्जी रिक्वायर होती है, वो सारा मिलता है एटीपी के थ्रू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम्स। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको आज के वीडियो में कुछ ऐसा पार्ट है अगर जो नहीं समझ में आया। आई विल ट्राई टू आंसर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।